गोलगप्पे बनाने वाली सास बहू। माँ जी, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। चलिए अब गोलगप्पे बेचने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ बहू, जल्दी चल। गांव के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुझे तो पता ही है, गांव के सभी लोग हमारे गोलगप्पे कितने पसंद करते हैं और इसी वजह से हमारे गोलगप्पे पूरे गांव में फेमस भी हो गए हैं। हाँ माँ जी, हम इतना काम इतना दिल लगाकर जो करते हैं तो फेमस तो होंगे ही ना। गायत्री और सावित्री दोनों गोलगप्पे बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं। गायत्री और सावित्री को किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े घर में रहने के बावजूद भी गोलगप्पे बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं। गांव पहुंचते ही गायत्री के हाथ में घंटी होती है, जो वो बजाते हुए कहती है, आओ आओ गोलगप्पे खाओ। ऐसे गोलगप्पे कभी नहीं खाए होंगे। एकदम चटपटे और मीठे का जायका। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। गायत्री के हाथ में बज रही घंटी को सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों सास बहू के पास पहुंच जाते हैं। अरे बहू देख, गांव वाले आना शुरू हो गए हैं। चल तू भी अब अपने काम पर लग जा, किसी को भी इंतजार न करना पड़े। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। गायत्री और सावित्री दोनों अपने आए हुए ग्राहकों को गोलगप्पे देना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले गोलगप्पे खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खट्टे मीठे करारे करारे गोलगप्पे हैं, इन्हें खाकर तो सुकून आ जाता है। पूरे गांव में इन दोनों सास बहू के अलावा ऐसे अच्छे वाले गोलगप्पे कोई नहीं बनाता। अरे भाई, मैं तो सोचती हूँ ये दोनों इतने अमीर हैं, इनके पास इतना बड़ा बंगला है, किसी चीज की कमी नहीं है, और तो और इनके घर में नौकरानी भी है, तो फिर ये दोनों हमारे गांव में आकर गोलगप्पे क्यों बेचते हैं। अरे अरे पागल हो रही हो क्या? ये बात उन दोनों के सामने मत कह देना। अरे वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें गोलगप्पे खाने को भी नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी धन दौलत होने के बाद भी ये दोनों सास बहू हमारे गांव में आकर गोलगप्पे बेचने किस कारण से आती हैं। अरे इतनी धन दौलत होने के बाद इतना छोटा काम करना पड़े तो क्या फायदा। अरे अब जो भी हो, वो हमारे लिए इस गांव में आ रही है और हमें गोलगप्पे खिला रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और तुम सीखो इनसे कि इतने अमीर होने के बाद भी इनका दिल छोटा नहीं बड़ा ही है। मीनाक्षी के कहने पर शकुंतला चुप हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की गोलगप्पे की दुकान पर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। गोलगप्पे खिलाते खिलाते उन दोनों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह बहू, देखो दिन प्रतिदिन हमारी आमदनी तो बढ़ती ही जा रही है। देखो कितना पैसा कमाया है आज हमने। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो। बस इसी प्रकार हमें लोगों को खुश भी करना है और पैसा भी कमाना है। चलो सबको तो गोलगप्पे खिला दिए, अब हम दोनों की बारी है। देखते हैं आज हम दोनों में से सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खत्म करेगा। गायत्री और सावित्री दोनों बचे हुए गोलगप्पे खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दोनों सारे के सारे गोलगप्पे चट कर जाती हैं और उसके बाद वापस अपने घर चली जाती हैं। आखिर गायत्री और सावित्री इतने अमीर होने के बाद भी गोलगप्पे क्यों बेचती हैं, और जब जाने का समय हो जाता है तो वो सारे गोलगप्पे क्यों चट कर जाती हैं? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अरे बेटा, कहाँ गई ये दोनों? अरे तेरी माँ ने तो हद ही कर दी है, रोज सुबह शाम गोलगप्पे खाने के लिए बाजार में चली जाती है और साथ ही साथ तेरी बहू गायत्री को भी अपने साथ ले जाती है। अरे पिताजी, इन दोनों की इस बात से तो मैं बहुत परेशान हूँ। कमाती कुछ है नहीं, जब देखो खर्च करती रहती हैं। अरे हम दोनों इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? अरे इन दोनों को तो इतना भी नहीं समझ आता कि हम दोनों बाप बेटे सुबह शाम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाकर इतना पैसा कमा पाते हैं, लेकिन ये दोनों तो सिर्फ पैसे लुटाने में ही आगे खड़ी होती हैं। पिताजी देखो, चुप हो जाइए, माँ आ गई हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी कोई बात सुन ली तो बहुत गुस्सा होंगी और फिर आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगी। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। चल तेरी माँ से ही पूछता हूँ कि आखिर वो इतनी देर कहाँ से आ रही है। सावित्री के आते ही राजेश उससे पूछता है, अरे भगवान, ये कोई समय है गोलगप्पे खाने का? जब देखो गोलगप्पे खाने के लिए निकल पड़ती हो।
अरे भला हमारे बारे में तो सोचो, सुबह से हम लोग नाश्ते के लिए तरस रहे हैं। अजी आप तो चुप ही हो जाइए। मुझे तो लगता है कि आपकी ही बददुआ लगी होगी। आज हम दोनों का गोलगप्पे वाला नहीं आया, इसीलिए हम दोनों वापस उदास होकर आए हैं। ये सुनते ही राजेश और अर्जुन दोनों बहुत जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद सावित्री पास में रखा डंडा उठाकर दोनों को बजाने लगती है। बेचारा अर्जुन अपने पिता राजेश को अपने साथ किसी तरह बचाकर ले जाता है। वो दोनों सावित्री की पिटाई से बच जाते हैं। तभी गायत्री सावित्री से कहती है, अरे माँ जी, मेरा तो गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, अब हम क्या करें? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम करते हैं, YouTube ओपन करते हैं और उससे गोलगप्पे बनाना सीखते हैं। गायत्री और सावित्री दोनों रसोई में जाकर YouTube ओपन करती हैं और उसके अंदर दी हुई रेसिपी से गोलगप्पे बनाना शुरू कर देती हैं। आज तो मजा ही आ गया, हम अपने हाथ की बने हुए गोलगप्पे खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, और इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कि हम जितने चाहें उतने गोलगप्पे खा सकें। गायत्री और सावित्री दोनों मिलकर गोलगप्पे बना लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों गोलगप्पे का टेस्ट करती हैं। आहा क्या बात है, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे, अरे वाह, हमारे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा, हम तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बना सकते हैं। आज से हम लोग बाहर से गोलगप्पे कभी नहीं खाएंगे, हम खुद ही गोलगप्पे बनाएंगे। ये सोचकर सावित्री और गायत्री दोनों सास बहू सुबह शाम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे ही बनाकर रखती हैं। तीनों समय गोलगप्पे खाकर अर्जुन और राजेश दोनों पागल हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक दिन ब्रेकफास्ट करते समय जब राजेश गोलगप्पे खा रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है। अरे जब तुम दोनों इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो तो क्यों ना तुम दोनों गोलगप्पे बेचने का काम भी शुरू कर दो। अरे जो भी मुनाफा होगा उससे तुम्हारा फायदा होगा, और गोलगप्पे बेचने के बाद जो गोलगप्पे का माल बचता है वो तुम दोनों खा लेना, इससे तुम्हारा माल भी वेस्ट नहीं होगा। अरे पिताजी, अगर ये दोनों गोलगप्पे बेचने का काम करेंगे तो हमारे परिवार की तो बदनामी ही हो जाएगी। अरे इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है, तेरे पिता सही तो कह रहे हैं, हम दोनों को गोलगप्पे बेचने का काम ही शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हम दोनों सास बहू गोलगप्पे खाने की इतनी शौकीन हैं कि बस क्या ही बताऊं। जब हम गोलगप्पे बनाने का काम शुरू करेंगे तो घर के काम कौन करेगा? अरे उसके लिए हम लोग एक नौकरानी रख लेंगे। जब हम दोनों बाप बेटा कमाएंगे और फिर तुम दोनों सास बहू कमाओगी तो हमारे पास नौकरानी को देने के लिए तनख्वाह भी निकल आएगी। गायत्री और सावित्री को अर्जुन और राजेश का सुझाव बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उनके गोलगप्पों के शौकीन हो जाते हैं और केवल उन्हीं के गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू इतने पैसे वाली होने के बाद भी गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती हैं और गोलगप्पे बेचकर बहुत खुश होती हैं। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं। जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझबूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं।
देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं। बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू, बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गाँव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है। मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोककर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? तनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा। मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत तेरे की, बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ। सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही यह खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दोगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली। चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने 2 दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी बुरे बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थीं, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थीं। चंदा, लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले लें। बेबाक भी अकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गई कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही? अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध, हम पढ़े के चाहते हैं। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है।
ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी, इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तोके भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस, अरे हम औरत हैं, तोहार हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तो के दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी। तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति? अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रताड़न। हर जन ऊके पिंजरा में कैद करे चाहत है का? औरत के उड़ान भरे का हक नहीं। झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती हैं, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपत्ति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। एक सास की 5 घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के 5 बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे 5 सपूतों का सुख दिया है, मगर अब मेरे 5 सपूत सयाने हो गए हैं। उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ, आपने इतने सुबह सवेरे हम 5 भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन 5 से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन 5 को अपने 5 पांडव के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो 5, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओं में ब्याह करोगे? बेटा, समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली ही नजर में शांति को 5 लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन 5 को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं, अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है। शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी 5 बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है। थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है। आखिर ये 5 बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम 5 की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है? सासू माँ, हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना डीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भूलिए मत सासू माँ, आपके 5 पांडव हमारे पति हैं। उन्हें पल्लू में बांधकर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साधकर 5 की फरमाइश को पूरा करती है। बहू, आज तुम 5 की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर 5 बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं, किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ?
बहू शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गांव देहात में मुंह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुंह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ पांचों बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। पांचों आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो, तुम पांचों बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम पांचों ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है ये। पिछले 15 मिनट से हम पांचों को नमूना बनाकर रख दिया है। अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गजभर का घूंघट, ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी बेढंगी बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म हया। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन पांचों की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही पांचों बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। पांचों बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है। तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सासू माँ जरा यहाँ आना। बहू तूने बुलाया? हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूसरा काम मिल गया। हाँफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू कहो। बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी, मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है। अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती हैं। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ थी। बानी बहू जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिनके बिखरे हुए काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है। सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर हैं। पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी। भूल गई क्या? तुम पांचों अगले 1 दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो। चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाए स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू? तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है। हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी हम पांचों को माफ कर दो। अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से बाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की 5 बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया। गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी है सागरपुर गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें भूपेंद्र और बिंदिया नाम के 2 भाई बहन अपनी अंधी माँ ममता के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का बड़ा पहाड़ तोड़ा।
ऐसे में 16 बरस की बिंदिया ईंट की भट्टी में मर्दों के बीच मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक सांझ, क्या बात है, मेरा भाई भूपेंद्र इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर बिंदिया बेहद भावुक होकर कहती है, भूपेंद्र, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। बिंदिया ने सारी बचत को भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ भूपेंद्र की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है, मगर क्या? बोल मेरे भाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगले, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह बिंदिया भट्टी के मालिक से कहती है, केवट काका, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? भूपेंद्र की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भावी भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया तू बड़ी भोली है। बिटिया, भगवान तो जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन बिंदिया भाई का भविष्य बनाने के लिए केवट की कर्जदार होकर भूपेंद्र को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम उठाकर पैसे जोड़ती और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती। आखिरकार उस गरीब बहन के बलबूते तकरीबन 3 साल बाद भूपेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और भूपेंद्र की काया पलट ही हो जाती है। आज भूपेंद्र देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी शिमोना गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार। मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक ओनली यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। भूपेंद्र शिमोना को अपने घर ले आता। शिमोना भूपेंद्र का स्टेटस देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। वाओ, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। शिमोना सामने से दोस्ती की पहल करती, समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद भूपेंद्र शिमोना से डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, तुम जैसा रिच पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर भूपेंद्र शादी करके शिमोना के साथ सुनहरा जीवन जी रहा था, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही थी कि कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी बिंदिया देर रात दीवट पर बैठी रो रही थी। अरे बिंदिया, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ। बिंदिया, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है। तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है कि भूपेंद्र बड़ा अफसर एक ना एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया है तो तू उसे क्यों नहीं भुला सकती? माँ, भले ही तुम उसे भुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीना साल भर में बदल जाता है। बिंदिया रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे एक लंबी चौड़ी काली कार से कोट पैंट का पहनावा पहने भूपेंद्र और शिमोना बाहर निकलते हैं। ये देख बिंदिया की आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। मेरा भाई, तू लौट आया। पूरे 7 बरस बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी थी? गले पड़ गई लाख रुपए के लिबास की जात बदल कर रख दी। भूपेंद्र, कौन है ये बेकल बहन जी? इसके कपड़े तो देखो, इससे लाख गुना बेहतर कपड़े तो हमारे घर की बाई पहनती है। बदकिस्मती से ये मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। भूपेंद्र की बोली बिंदिया के कलेजे को तीर की तरह भेदती है। तभी ममता कहती है, भूपेंद्र, शायद तू भूल रहा है कि जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन के बदौलत ही है। अगर वह मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, इस अमीरी के मुकाम पर मैं अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक इन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई पर लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरी महीने की सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भाई, इस गरीब बहन को सुदामा समझकर ही भीतर चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। सांझ को खा पी चुकने के बाद बिंदिया सभी का बिस्तर लगाती है। तभी भूपेंद्र नाक बाहों सिकोड़ कर कहता है, ये क्या जीजी,
मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं, मैं मखमल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने खाने में हमें घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी। भूपेंद्र, तू अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं अभी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। बिंदिया अपने हिस्से का बिछौने से भूपेंद्र के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात ठिठुरती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब बिंदिया भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसका गांव का बिगड़ैल बेपाक लाखन उसको छेड़ते हुए कहता है, अरे ओ मेरी रसमलाई, हाँ जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी सवेरे सवेरे सवारी, हाँ? एकाएक लाखन उसका हाथ पकड़ लेता है। लाखन, मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रस भरी रानी, किसी को न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। लाखन उसे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर भूपेंद्र वहाँ आकर बौखलाकर उसे खूब पीटता है कि केवट कहता है, कमीने, आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। बस कर भूपेंद्र, ये भिड़ंत करके क्या साबित करना चाहता है तू? और कितने से भिड़ेगा अपनी बहन के लिए? अरे सयानी लड़की पत्थर की सिल के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की गलती इतनी है कि इसने अपने भाई के भविष्य को संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, और इसलिए गांव के गुंडे मुस्तंडे इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। केवट की कड़वी बातें भूपेंद्र के मन को इस कदर भेदती हैं कि उसका अभिमानी सर शर्म से झुक जाता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपको कितना कुछ सुनाया। मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी उतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। भूपेंद्र अपने भरसक कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वह अपने शहर में रहने वाले अपने सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर बिंदिया अपने भाई के सीने से सटकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान कट रही थी। सच है साथियों, अक्सर लोग रुतबा बदलने के बाद रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, मगर याद रखिए, इंसान का सिर्फ स्टेटस ही सब कुछ नहीं। पारिवारिक प्यार की साझेदारी सर्वोपरि धन है। पैसा परिवार का मोल कभी नहीं चुका सकता। भुक्कड़ सास। शर्मिला टेबल पर पसरी हुई खा रही होती है, तभी उसका पति सरजू आकर कहता है, हे भगवान, कैसी भुक्कड़ लुगाई पल्ले पड़ी है जिसके लिए सिर्फ उसका पेट ही पहाड़ रहता है। तो क्या मैं आप दोनों की जैसी भूखे पेट ही चल पड़ूं? ना बाबा ना, मुझसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती। 55 वर्षीय शर्मिला का चेहरा एकदम गोल मटोल, चेहरे पर लाल बड़ी बिंदी, बनारसी साड़ी और थुलथुला शरीर था। उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो जहाँ कहीं भी खाना देखती बिना कुछ सोचे टूट पड़ती। वो तीनों लड़की वालों के घर पहुँचते हैं, जहाँ टेबल पर ढेरों खाना देखकर भुक्कड़ शर्मिला कहती है, खाने का भंडार देखकर मेरे भूखे पेट का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शर्मिला बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ती है। ये देख लड़की की माँ चंदा कहती है, ओ जी, हमारी भाग्यश्री की सास तो भूख कर निकली। देखो कैसे गाय भैंसों की तरह जुगाली कर रही है। भुक्कड़ शर्मिला पलक झपकते ही सारा खाना सफा चट करके एक लंबी डकार लेकर कहती है, वाह क्या कचौड़ी है, और करारे समोसे बनाए थे। आहा, कसम से मजा आ गया। अगर आपकी पेट पूजा पूरी हो गई हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे मुझे तो हमेशा से ही भाग्यश्री जैसी बहू चाहिए थी, जो बढ़िया खाना बनाना जानती हो। भूखी शर्मिला की बातें सुनकर उसका पति सरजू बात संभालते हुए कहता है, दरअसल आनंद की अम्मा को मजाक करने की पुरानी आदत है। पारिवारिक रजामंदी के साथ दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद वो विदा लेकर घर आते हैं, जहाँ सरजू कहता है, बेहिसाब खाकर तुम स्लीव वेल का गद्दा होती जा रही हो। इतना खाओगी तो एक दिन फट जाओगी। अरे क्यों मेरे छुई मुई जैसे शरीर को नजर लगा रहे हो? अरे पहाड़ जैसे शरीर का मिसाल छुई मुई से मत करो। उसका नन्हा पौधा भी तुम्हारी ताकतवर फूंक से क्षण भर में मुरझा जाएगा। शर्मिला को आधी रात कमरे के चक्कर काटता देख सरजू कहता है, देखा तुम्हारी भूख और बढ़ता शरीर का वजन तुमको चैन से सोने भी नहीं दे रहा। अरे मैं तो कल के लिए बेताब हूँ। उस बड़े सी 5 स्टार होटल में मैं खाने के लिए क्या क्या मिलेगा मुझे। आहा हा हा। अगले दिन सभी एक साथ 5 स्टार होटल पहुँचते हैं, जहाँ शर्मिला कहती है, अरे कैसा होटल बुक किया है आपने भाई साहब?
यहाँ के वेटर कितना धीमा काम कर रहे हैं। ऐसे तो भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी। इतनी भूख तो दानव को भी नहीं लगती होगी। जरा भी काबू नहीं इनको अपनी जुबान पर। एक नंबर की भुक्कड़ है तेरी सास भाग्यश्री। माँ, अब क्या आप उनके खाने में नजर ही काटती रहेंगी? अरे क्या खुसर फुसर चल रही है माँ बिटिया में? कुछ खास नहीं सासू माँ, वो बस खाने की बातें चल रही थी। अरे भूख के मारे मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। जल्दी से कुछ खाने को मंगाओ। आप सभी बता दीजिए, आप सबको खाने में क्या क्या पसंद है? वैसे मेन्यू में इडली, डोसा, सांभर, चिली पटेटो, चाउमीन, मोमो वगैरह है। अरे समधन जी, ये मोमो मोटो मुझको नहीं भावत है, लेकिन कभी कभार अंग्रेजी खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे पसंद तो नहीं, लेकिन खा ही लेंगे एक आधा। टेबल पर खाने के आते ही भुक्कड़ शर्मिला धावा बोलती है और न सिर्फ अपना बल्कि सभी जन के हिस्से का भी खाना हड़प जाती है। ये देख चंदा लाल पीली होकर मन में कहती है, 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को जली। वही हिसाब है इस भुक्कड़ शर्मिला का। नाना करते हुए भी सभी का हिस्सा हड़प गई भुक्कड़ कहीं की। होटल के तमाम लोगों की निगाहें अपना खाना छोड़कर भूखी शर्मिला पर टिकी होती हैं, जिसे देख सरजू कहता है, अरे जरा सा तो शर्म कर लो शर्मिला, हम सड़क के भंडारे में नहीं होटल में बैठे हैं, थोड़ा तो तहजीब दिखाओ। जो करे शर्म उसके फूटे करम। जहाँ बात खाने की आए, शर्मिला की शर्म कोसों दूर भाग जाती है। अरे तुम्हारा बस चलता तो शर्म हया भी कौड़ियों के भाव बेचकर इसे भी खा जाती भुक्कड़ कहीं की। कुछ दिनों के अंतराल के बाद भाग्यश्री बहू बनकर ससुराल आती है, जहाँ सवेरे शर्मिला एक लंबा चौड़ा लिस्ट अपनी बहू को थमाते हुए कहती है, बहू, आज तेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। इसमें सब कुछ मेरे पसंद का खाना लिखा हुआ है। भंडारा आलू, वेज बिरयानी, शाही पनीर, आलू मेथी, पूरी, खीर, दाल मखनी, कचौड़ियाँ, समोसे, कोफ्ता, पुलाव, पकौड़े। अरे इन्हें पढ़ने में वक्त जाया करने से अच्छा खाना बनाना शुरू कर दे। शर्मिला के जाते ही भाग्यश्री खुद से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई घर में नहीं 5 सितारा होटल में बावर्ची खाने में खड़ी हूँ। भाग्यश्री को खाना बनाते सुबह से रात हो जाती है और उसका पति खिड़की से झांककर कहता है, अरे भाग्यश्री, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आनंद गुस्से से तिलमिलाकर पांव पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर कहता है, कितने अरमान से इन फूलों की सेज को सजाया था, लेकिन माँ की भूख ने बीच में कांटा बनकर मेरे अरमानों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। शर्मिला को खाता देख सरजू एक बार फिर कहता है, तुम्हारा पेट है कि जानवर की नाद? कैसी भुक्कड़ सास हो, बहू को बावर्ची बनाकर किचन में धकेल दिया। पूरा दिन जानवरों की तरह जुगाली करके तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? तुम क्यों बिना मतलब हम सास बहू के बीच में आ रहे हो? खाने दो मुझे। बेहिसाब खाने के कारण उसको अगली सुबह शर्मिला को लूज मोशन की परेशानी होने पर भाग्यश्री कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बहू, अगर मैं ठीक होती तो सवेरे से गुस्सल खाने में ही थोड़ी घर बसाकर बैठी होती। बहू, अपनी बिगड़ी सेहत की कसूरवार तेरी भुक्कड़ सास खुद है। जहाँ कढ़ाई पनीर देखती नहीं कि उसमें कूद पड़ती है। ये लीजिए माँ जी, नींबू पानी पीजिए। बहू की देखरेख के कारण शर्मिला दोबारा ठीक हो जाती है, पर उसकी ज्यादा खाने की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक रोज उसकी पड़ोसन उसके घर आकर कहती है, शर्मिला, न्योता लाई हूँ, आज मेरी बेटी की शादी है। हम जरूर आएंगे। 4 बजे शर्मिला सज धज कर कहती है, बहू जल्दी चल, वरना बढ़िया खाना तो बाकी बाराती हजम कर जाएंगे। दोनों सबसे पहले शादी में पहुंच जाते हैं और शर्मिला कहती है, बहू जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट पाव भाजी, 4 प्लेट चाउमीन और 20-25 गोलगप्पे लिया। शर्मिला को लगातार ऐसे खाता देख सभी बातें करते हुए कहते हैं, अरे सांवली जीजी, इस भुक्कड़ को शादी में क्यों बुलाया है? मुझे भी पछतावा हो रहा है। मेरी बेटी की शादी में ये कंजूस मक्खी जूस 21 रुपए का लिफाफा लेकर आई थी और आधी बारातियों का खाना पीना अकेले ही पचा गई थी। अगर ये भुक्कड़ ऐसे ही खाती रही तो बारातियों के सामने मेरी इज्जत उछल जाएगी। इसको मजा चखाना ही होगा। वो उसके पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे जरूरत से ज्यादा खाएगी तो फट जाएगी शर्मिला। चाहे इसको कितना भी जलील कर दो, शर्म हया तो है ही नहीं। जब से तुम आई हो 20-25 थाली खाना हजम कर चुकी हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस स्टैंडर्ड खाने की एक थाली 1500 की है। ज्यादा खाने के कारण शर्मिला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी उसकी बहू कहती है, बताइए सांवरी आंटी, कितने पैसे चुकाने हैं? मुझे अपनी सासू माँ की भूख की। अरे जिसे जितनी भूख होगी वो उतना ही खाएगा ना। खबरदार,
जो फिर कभी मेरी सास को भुक्कड़ कहा तो समझिए आप। बहू, मुझे माफ कर दे। इतने दिनों तक तुझे मैंने कितना परेशान किया, फिर भी तूने उफ तक नहीं की। अब से मैं अपने खाने पर बहुत कंट्रोल करूंगी, पक्का। ऐसा मत कहिए माँ जी, एक बहू का फर्ज ही होता है अपनी सास की सेवा करना, उनका मनपसंद खाना बनाना। लेकिन आपको अपना थोड़ा सा मोटापा कम करना होगा। इसीलिए अब से मैं आपके लिए पौष्टिक खाना बनाऊंगी, जिसमें तेल मिर्च मसाला एकदम कम हो और जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी हो। अब से तेरी ये भुक्कड़ सास अपने खाने पर काबू जरूर करेगी। इस तरह वक्त रहते शर्मिला की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपने बहू के हाथों का खाना खाकर अपना मोटापा और ज्यादा भूख दोनों पर एक साथ काबू पा लेती है।